हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 2। फर्स्ट हमारा हो चुका है और 6-7 की ज्योग्राफी तो खत्म ही हो चुकी है। तो एक्चुअली आज के इस चैप्टर में हम भूमि और मृदा जल, हमने संसाधन पढ़ा था इससे पहले। अब कौन से संसाधन है इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन अब भूमि, मृदा और जल, इन संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। ये वन्य जीवन संसाधन, ये सारे संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं अपने पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव ला रही हूँ आज, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पढ़ाने का तरीका उतना इफेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसलिए देखिए, काम तो अपने आप पे करते ही रहना चाहिए और मैं भी करती ही रहती हूँ। मुझे ऐसा खुद फील हुआ कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ा पा रही हूँ जितना पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट मुझे मिला, मेरा नेगेटिव पॉइंट था कि लोग वीडियो देखते हैं तो क्या चाहते हैं उसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो। कुछ लोग, बहुत ही कम लोग होते हैं जो सीरियसली पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं और पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये चैप्टर भी थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, 10-15 पेज का चैप्टर है, तो मैंने सोचा यहाँ थोड़ा सा इसको थोड़ा और अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, इंटरेस्टिंग वे में, तो ज्यादा बेहतर लगेगा। तो इसीलिए मैंने इसमें क्या किया, एनसीईआरटी बुक की वैसे तो ये खासियत ही होती है कि उनमें पहले से ही साइकोलॉजी, पेडागोजी को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करना जरूरी है। तो आज अब तक मैं क्या करती थी, सिर्फ बुक्स रीड करती थी, इसमें जितना लिखा है बस उतना ही बताती थी और सोच रही थी जब इंग्लिश मीडियम की वीडियो बनाऊंगी तो उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगी। लेकिन काल करे सो आज कर वाली कहावत होती है ना, तो उसमें होगा जो होगा, लेकिन आज से ही क्यों ना स्टार्ट किया जाए। थोड़ा सा काम मैंने करना स्टार्ट किया है, तो इससे हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको आज का वीडियो ज्यादा पसंद आएगा, या पहले पसंद नहीं आते तो आज आएगा। तो इसमें क्या है, 2 कहानियां ली गई हैं, जैसा कि हर एनसीईआरटी बुक में रहता है, कहानियों से स्टार्ट होती है। आप फर्स्ट सेकंड क्लास की बुक हो, चाहे 9th 10th 12th तक आप ले लो, कहानियां इनमें रहती ही रहती हैं, क्योंकि इनको साइकोलॉजी ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो जो तंजानिया है, एक्चुअली तंजानिया क्या है, एक कंट्री है। कहाँ पर है, अफ्रीका में है, और यहाँ की जो कैपिटल है वो है दोदोमा। ठीक है, दोदोमा। तो सबके पास एक ही माँ होती है, लेकिन आप बताइए कौन है जिसके पास 2-2 माँ होती हैं। तो 2-2 माँ होती हैं, सबके पास होती हैं 2-2 माँ। मैरिड लोगों के पास 2-2 माँ हो जाती हैं। ठीक है, जो अनमैरिड हैं, मैं क्या लिख रही हूँ, उनके पास एक ही माँ होती है, लेकिन शादी के बाद सबके पास 2 माएँ हो जाती हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो तंजानिया है उसकी कैपिटल दोदोमा है। ठीक है, और ये है कहाँ पे, अफ्रीका में है, ईस्ट की तरफ। ठीक है, यदि आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखोगे, अफ्रीका को देखोगे, तो अफ्रीका के ईस्ट में है, ईस्ट साउथ कह सकते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट कह सकते हैं, वहां पर है। और इसकी एक साइड वाटर बॉडीज है, मतलब समुद्र के जस्ट किनारे ही है। तो एक साइड पानी है समुद्र का, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, कि ये सेंटर में नहीं है बल्कि समुद्र से लगा हुआ है। इंडियन ओशियन इसके ईस्ट में इंडियन ओशियन है। ठीक है, और कुछ नहीं है, इतना ही नॉलेज है अभी फिलहाल। तो अब क्या है, तंजानिया में क्या है, एक छोटा सा गांव है। तो छोटे से गांव में एक लड़की है माम्बा। दो पानी के लिए क्या करती है, वो प्रातः बहुत ही जल्दी उठती है, शीघ्र उठती है। क्यों उठती है, क्योंकि उसे पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, और जब कुछ घंटे लग जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत वापस आ जाए, कुछ घंटों के बाद लौटती है। उसके बाद अपने घर के कामों में मम्मी की मदद करती है और भाइयों की भी, बकरियों की देखभाल में मदद करती है। तो उसके पूरे परिवार के पास उनकी एक छोटी सी झोपड़ी है बस। ठीक है, और झोपड़ी के चारों तरफ क्या है, कुछ जमीन है, और वो भी है चट्टानी जमीन, जो है वो चट्टानी भूमि है। उस पर उनके जो मामा है, उनके पिताजी बहुत ही कठिन परिश्रम से कुछ मक्का और सेम उगा सकते हैं। इतनी कठिन परिश्रम से उगाते हैं, उसके बाद भी वो इतना ज्यादा पर्याप्त नहीं होता कि उनके साल भर के खाने के लिए हो जाए। ठीक है, तो एक तो हुई ये कहानी। अब दूसरी कहानी है पीटर की, जो कि न्यूजीलैंड में है। ठीक है, अब न्यूजीलैंड मैप पे देखेंगे कहाँ पर है, तो न्यूजीलैंड आप ऑस्ट्रेलिया
जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उसके राइट साइड में नीचे की तरफ ये भी। अब ये दोनों स्टेट है ना, तो इनको ईस्ट साउथ करके ही याद कर सकते हो आप। लेकिन ये जो है न्यूजीलैंड है वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में है, और तंजानिया जो है वो अफ्रीका के साउथ ईस्ट में है, ठीक है। और न्यूजीलैंड की कैपिटल कौन सी है, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। और ये क्या है, एक आइलैंड है, ठीक है। न्यूजीलैंड जो है वो एक आइलैंड है। अब खुद मैप में जाके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। मैं यहाँ मैप डाल सकती थी लेकिन मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है और मैप नहीं डाला है, क्योंकि आप खुद से भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला मैप। अब तो न्यूजीलैंड में कहाँ पे रहते हैं, भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती यानी कि सेंटर में, और जहाँ उसका परिवार क्या करता है, ऊन प्रक्रमण यानी कि जो वूल प्रोडक्शन है वो करते हैं, उसका कारखाना चलाते हैं। तो प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है, और उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास का मैदान। तो यहाँ पे क्या है, हमने ऊपर देखा जो मामा थी वहां पे कोई घास नहीं थी, ठीक है, और यहाँ एक विस्तृत घास का मैदान है। तो आप दोनों में ही डिफरेंस देखिए कितना डिफरेंस है, ठीक है। घास का मैदान पर स्थित है, वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी, और इन्होंने क्या किया है, नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया है। तो पीटर का जो परिवार है वो जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा सब्जियां उगाता है, ठीक है। और मामा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यहाँ विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, देखिए मामा के यहाँ जो भूमि थी वो उतनी उपजाऊ नहीं थी, साल भर का खाना बड़ी मुश्किल से उगा पाते थे, चट्टानी भूमि थी। और जो पीटर है वहाँ काफी घास के हरे मैदान हैं। तो भूमि की गुणवत्ता हो गई एक, तो दूसरा मिट्टी, जल और प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन जो है, और फिर है प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता। तो क्या है, मामा के यहाँ प्रौद्योगिकी भी नहीं थी, लेकिन पीटर ने क्या किया है, नवीनतम प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का भी यूज किया है, ठीक है। तो इससे क्या है, उनकी लाइफ ज्यादा इजी बन गई, ज्यादा कंफर्टेबल बन गई, ठीक है। तो इन स्थानों को एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। मतलब पीटर के यहाँ संसाधन ज्यादा हैं, नेचुरल भी और ह्यूमन मेड भी, ठीक है। फिर आता है कि ऑस्ट्रिया में जो साल्जबर्ग है, ऑस्ट्रिया है जो यूरोप कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। और जो साल्जबर्ग है वो एक स्टेट है ऑस्ट्रिया की। तो यहाँ ये जो पिक्चर दी गई है इसमें क्या बताया गया है कि भूमि के कितने उपयोग हैं, क्या आप ये पहचान सकते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हो खेती भी हो रही है, ठीक है, बागवानी भी है, घर भी बने हुए हैं और नदियां भी हैं। तो कई सारी चीजें हैं जो आप इस चित्र में देख पा रहे हो, वो सारी आप क्या क्या देख पा रहे हैं। सबका पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू अलग अलग होता है। तो आप सब देखिए कि आप लोगों ने इसमें भूमि के कितने उपयोग देख पाए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि जो ऑस्ट्रिया है अभी जो आप देख पा रहे हैं अभी क्या है, आप मैप में जाके ढूंढेंगे ना तो आपको ये कहाँ मिल जाएगा। अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन के आप लेफ्ट में आएंगे ना, यानी कि पश्चिम में आएंगे तो नीचे ही आपको ऑस्ट्रिया मिल जाएगा, और इसकी कैपिटल है हंगरी, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। और फिर दूसरा है, अब यहाँ पे आ जाता है भूमि। तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30%, जैसा कि ऊपर बॉक्स में दिया था कि जितना भी भूमि का भाग है उसका 30% ही भूमि है। तो यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मतलब भूमि वैसे ही कम है, उसमें भी जो 30% भी है वो भी रहने के योग्य नहीं है। कैसी है, मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। तो ऊबड़ खाबड़ है, स्थलाकृति है, या पर्वतों के तीव्र ढाल हैं, या जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र हैं,
या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र हैं एवं सघन वन है। तो यहाँ पे सामान्यतः लोग या तो ना के बराबर रहते हैं या रहते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसी जगह पे कौन रहना चाहेगा। और फिर दूसरी बात है कि उर्वरा मैदान है और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। तो यहाँ क्या है, जनसंख्या बहुत ज्यादा, ये जो क्षेत्र है वो बहुत घने बसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ रहने की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। तो लोग वहीं रहेंगे ना जहाँ कंफर्ट जोन मिले उनको, ठीक है, जहाँ आसानी से सब कुछ मिल जाए, क्यों परेशान होंगे लोग, है ना। और भूमि का उपयोग किस किस रूप में होते हैं, वो है विभिन्न कार्यों में, जैसे कि कृषि के लिए हमें उपयोग कर सकते हैं। अभी ऊपर आपको बताया गया था कि आप खुद देखिए, और यहाँ बताया जा रहा है वन की खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं वैसे बेसिकली देखा जाए तो, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पे पढ़ लेते हैं। तो इसे क्या भूमि का उपयोग कहते हैं। तो जो मामा और पीटर हैं उनकी तरीके अलग थे, उनकी सूची आपको बनानी है। अगर आप ये होमवर्क में करते हैं तो आपको याद रहेगा ये चैप्टर, ये कहानी, है ना, इसलिए आपको ये करना चाहिए। अब भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति है, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि की उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। देखिए मनुष्य भी एक रिसोर्स है। इसी बुक में हम लास्ट में चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, और फर्स्ट में भी इतना तो हमें पता चल गया कि मनुष्य किस तरह से रिसोर्स है। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था तो उसमें हमें पता चल गया था कि मनुष्य किस तरह से रिसोर्स का काम करता है ह्यूमन रिसोर्स के रूप में। और स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। अब निजी भूमि क्या होती है, जैसे हमारे खुद के खेत हैं तो वो हमारी निजी भूमि है, लेकिन कोई पार्क है, ठीक है, तो वो कैसी होगी, वो व्यक्तिगत भूमि नहीं होगी, वो सामुदायिक भूमि होगी, क्योंकि वो उसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो या फिर जहाँ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे चारा या फल, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना, तो इस तरह की भूमि को क्या कहा जाता है, ताजा संपत्ति संसाधन, ठीक है। तो ये संसाधन है, कुछ संसाधन हमारे पर्सनल होते हैं और कुछ दूसरों के साथ हमें शेयर करने पड़ते हैं, लेकिन संसाधन तो वो भी हैं, ठीक है। और दुनिया में हर चीज हम पर्सनली नहीं कर सकते, इसलिए हमें, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो मिलकर चलना ही होता है, तो इसलिए ये जरूरी है। और जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, ठीक है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। तो मनुष्य क्या है, जितना ज्यादा मिलता है एक तरह से उसकी मांग और ज्यादा, ये मिल गया ना, इच्छा एक ऐसी तृष्णा है कि एक चीज मिल जाती है तो दूसरी जागृत हो जाती है, तो उसी तरह से है। लेकिन भूमि की जो उपलब्धता है वो सीमित है, तो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ ये पीछे देखेंगे, ये पीछे दिखाई जा रही है, पिक्चर से ज्यादा समझ में आएगा कि मनुष्य था, ठीक है, पहले उसने क्या किया। सबसे पहले तो हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे 6-7 की, तो आप देखेंगे कि मनुष्य ने किस तरह से जीवन आरंभ किया। और यदि आप मैं आपको एक बुक प्रिस्क्राइब करना चाहूंगी, सेपियंस। यदि आप बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हों तो काफ़ी अच्छे से उसने ह्यूमन हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर आपको बुक पढ़ने का इंटरेस्ट है, अच्छी लगती है बुक्स पढ़ना, तो आप उसे जरूर पढ़िए, ठीक है। तो ह्यूमन ने पहले क्या किया, रहना स्टार्ट किया, मतलब घर बनाए, खेती करना स्टार्ट किया था। और खेती करनी स्टार्ट की तो खेती के लिए क्या है, कोई एक दिन की प्रोसेस तो है नहीं खेती, तो इसलिए क्या उसको एक जगह रहना पड़ा। एक जगह रहने के लिए फिर उसने घर बनाए, ठीक है, जानवरों को पाला। सबसे पहले जो टैम्ड एनिमल है वो कुत्ता था, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये बैल वगैरह ये तो बाद में पाले गए, पहले सबसे कुत्ता पाला गया था, मनुष्य के द्वारा पाला गया पहले जानवर जो है वो कुत्ता था, ठीक है। फिर इससे भी उसका मन नहीं भरा, मतलब मन भरने वाली बात ही नहीं है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है और आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। और हम सभी चाहते हैं जितना ज्यादा इजी हो सके काम उसको करने की कोशिश करते हैं। तो घर बनाए, खेती की, फिर घर बनाए, फिर बिजली उत्पादन हुआ, ठीक है, बिजली बनी, मशीन बनी, ट्रैक्टर बने। भूमि तो उतनी ही थी ना, वही एक टुकड़ा है भूमि का, जमीन तो उतनी ही है, हमारी पृथ्वी तो इतनी ही बड़ी है, उसमें भी भूमि इतनी सी है, ठीक है, 30% है। उसमें आप घर भी बनाओगे, संसाधन और भी बढ़ाते जाओगे। देखिए घर पहले सिंपल थे, घास फूस के,
फिर 2 मंजिला इमारत बनी, फिर बहुमंजिला इमारत बनना स्टार्ट हुई, ठीक है, और फिर और भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने लगी, ठीक है, बिजली बनी और साधन बने, कार, बस और प्लेन। मतलब क्या हुआ, संसाधन बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन भूमि तो उतनी ही है ना, भूमि का टुकड़ा तो उतना ही है, जमीन उतनी है, संसाधन बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या करना होगा इसके लिए हमें? फिर जो पेड़ पौधे थे, नेचुरल भूमि थी, तो उसको खत्म करना होगा, उसको हटाना होगा। तो वो हटती गई, धीरे धीरे कम होती गई। तो इसलिए जो भूमि के उपयोग थे उसमें समय के अनुसार क्या हुआ, परिवर्तन होता गया। लेकिन इस परिवर्तन से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए अब हमें क्या है, भूमि संरक्षण के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे करेंगे। और हमारा भविष्य सिर्फ इतना ही तो सीमित नहीं है, जब तक रहना है पृथ्वी पर। भले आज एलोन मस्क मंगल ग्रह पे जाके बस्ती बसा रहे हो, लेकिन फिर भी वो इतना महंगा पड़ेगा। मुझे लगता है यदि हम अपनी पृथ्वी को ही बचा के रखें तो वो ज़्यादा सस्ता है, ठीक है। तो इसलिए हमें आज भूमि संसाधन के जो संरक्षण है उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण जो वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। वही पहले जो भूमि थी वहाँ पे खेती होती थी, अब वहाँ घर बन गए, तो विनाश हो ही गया उसका, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, हमें और ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, वन रोपण करना है भूमि उद्धार के लिए। और जो रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक है उनका उपयोग या तो बंद कर दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो श्रीलंका जैसा होगा। जैसे श्रीलंका में क्या कर देते हैं, रातों रात ऐसा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऐलान कर दिया था, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के चक्कर में वहाँ क्या हुआ, बर्बाद हो गई खेती। इसलिए एकदम से नहीं करना है, बाकी बैन कर दिया था। जो आपकी आर्टिफिशियल जो पेस्टिसाइड वगैरह थे उनको बैन कर दिया गया था। तो इससे काफ़ी समस्या हो गई, ठीक है। तो एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। कोई भी चीज़ है धीरे धीरे ही करनी होती है, लेकिन करना जरूरी है, ठीक है। वनों को वन रोपण करना है। वन भी आज एक पौधा लगाओगे तो जरूरी नहीं है वो एक दिन में बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे। तो इसलिए डेली आपको लगाना है, मतलब जितना पॉसिबल हो सके। और भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों की विनियमित उपयोग अतिचारण पर रोक, ठीक है, रोक लगानी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करके फिर बंद कर देनी चाहिए बिल्कुल। तो ये समझने के लिए बहुत ही प्रयुक्त और कुछ सामान्य तरीके हैं, जिससे क्या है, भूमि हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे। फिर आता है मृदा, यानी कि मिट्टी। तो पृथ्वी की पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को सभी जानते हैं मृदा क्या होता है, तो मुझे नहीं लगता इस कहानी को पढ़ने की जरूरत है। लेकिन एक बात है जो हमें जान लेना चाहिए, जरूरी है, वो ये है कि जो मिट्टी है वो केवल 1 सेंटीमीटर, ये जो बॉक्स दे रखा है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है कि केवल 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इससे हमें क्या करना है, इसका संरक्षण करना है। भाई जिस चीज़ को हम जल्दी बना नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं, उसके लिए उसको बचा सकते हैं। बचाना तो हमारा हाथ में है ना, किसी भी तरह से कोशिश करके। तो ये जो सॉइल प्रोफाइल आप देख पा रहे हो, मृदा परिच्छेदिका, अब कई लोगों को इसकी इंग्लिश तो पता हो, चाहे वाले इसको मृदा परिच्छेदिका हिंदी ना पता हो और इंग्लिश पता हो, सॉइल प्रोफाइल। तो इसलिए मैं हिंदी मीडियम में पढ़ती हूँ ताकि अब शुद्ध हिंदी भी पता चल सके, ठीक है। तो भूमि पर पाए जाने वाले खनिज होते हैं, अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं। खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो ये जो मिट्टी है, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ही ऊपरी मृदा है, और नीचे वाली जो मिट्टी होती है जो ह्यूमस के नीचे होती है, उसमें बालू और गाद क्ले के साथ, इसको मृदा कहते हैं। और ये अपक्षय चट्टानी पदार्थ है। अपक्षय कह सकते हैं हम वेदरेन को, ठीक है। और जनक चट्टाने यानी पेरेंटल रॉक जिसे हम कहेंगे। और उसके बाद है मिट्टी के जो निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वो कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला
जनक शैल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, परंपरागत को निर्धारित करती है। दूसरा है कि उच्चावच गुण, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। और है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव, ये ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मतलब कौन सी चीज है मृदा की और किसको प्रभावित करती है। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निश्चित करता है। और जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ कारक हैं जो हमारी मृदा यानी कि मिट्टी को प्रभावित करते हैं। और मृदा निर्माण के कारक क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं हम। तो एक क्रियाकलाप यहाँ दिया गया है कि भारत में जो जलोढ़ है यानी कि काली, लाल, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। तो मिट्टी तो आपने भी देखी होगी। जैसे आप कोई भी मनुष्य एक जगह स्थिर तो रहता नहीं है, अपने कहीं नहीं तो कम से कम मामा के यहाँ और अपने घर से जाता ही है। तो आपने इतना अंतर तो देखा होगा कि मामा के यहाँ की मिट्टी है वो अलग है और आपका जो पापा का घर है वहाँ की मिट्टी अलग है। तो कोई कहीं भी नहीं गया है तो ये दो जगह तो जाता ही है। और शहर में पढ़ने के लिए आते हैं और गांव में रहते हैं तो आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-3 जगह जाने का अनुभव तो सबको होता ही है। लेकिन जो बच्चे केवीसी में पढ़ते हैं या जिनके पिताजी आर्मी एयरफोर्स कहीं हैं तो उनको तो कई जगह जाने का मौका मिलता है। तो इसलिए वो ये चीज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर उन्हें प्रकृति से प्यार है और ये सब करने में मज़ा आता है। तो देख सकते हैं कि कहाँ की मिट्टी कैसी है, क्योंकि मिट्टी एक रंग की नहीं होती है, कहीं काली होती है, कहीं लाल होती है, ठीक है, कहीं जलोढ़ होती है, चिकनी मिट्टी होती है, कहीं रेतीली होती है ना। तो इस तरह की मिट्टी होती है। तो आप ये जो एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। और मृदा निर्माण के जो कारक हैं वो हैं जनक शैल का स्वरूप और जलवायु कारक। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। तो अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। अब इससे पहले मैं थोड़ा एक देखना चाहूंगी, ऊपर जो दे रखा था ये जो भूस्खलन है यानी कि लैंडस्लाइड सभी जानते हैं, लेकिन इसमें लैंडस्लाइड हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें पता है लैंडस्लाइड के बारे में, लेकिन इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब डिफरेंट नहीं है। तो होता क्या है एक्चुअली, भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी का जो वृहद रूप होता है उससे परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो आप ये यहाँ इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये जो यहाँ से मिट्टी स्लाइड हो गई यानी कि लैंड स्लाइड हो गया। तो और ये होते क्यों है, ये प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। और लंबे समय तक भारी वर्षा होने से बहुत समय तक बारिश होती रहती है तो इससे क्या होता है, भूस्खलन हो जाता है। तो यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के कारण अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवास में विध्वंस आ जाता है। तो पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। कहाँ पर, ये पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होती है, ठीक है, जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। तो इसकी एक वस्तु से अध्ययन किया जाए, जैसे हिमाचल प्रदेश। चलिए हम भूस्खलन के बारे में देख लेते हैं। पहले भूस्खलन क्या होता है सभी जानते हैं। तो ये मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी भूस्खलन होता है। तो यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए क्या करता है, रोक देता है, अवरुद्ध कर देता है। और नदी अवरुद्धता के कारण अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में, ये जो लैंड स्लाइड हो गया है यहाँ से और अंदर से लावा जैसा निकल रहा है। तो क्या होता है, पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन का एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली ये प्राकृतिक आपदा है जिसको नेचुरल कैलामिटी कहते हैं, जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और ये चिंता का मुख्य विषय है। अब इसके क्या करना है, इसकी वस्तुस्थिति का एक अध्ययन करना है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पीओ के निकट एक पंजी गांव है, उसमें बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग जो 22 है
वो पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर भाग, मतलब हिंदुस्तान और तिब्बत की जो सड़क थी उसका 200 मीटर तक का भाग क्या था, नष्ट हो गया था। तो यह भूस्खलन पणजी गांव में तीव्र विस्फोटन के द्वारा हुआ था और विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया था। ये जो आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये वहीं का चित्र है, जिसके कारण सड़क और गांव आसपास के क्षेत्रों को क्षति पहुंची। तो पणजी गांव को किसी संभवित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। मतलब पहले ही देख लिया था, जान लिया था कि यहाँ ये मतलब भूस्खलन होने वाला है, तो पहले ही खाली करा लिया था। लेकिन फिर भी क्या हुआ था, जमीन मानव का विनाश से तो बचा लिया, लेकिन सड़क और गांव का आसपास के क्षेत्र का तो नुकसान हो ही गया ना। अब क्या है कि इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, यानी कि जो न्यूनीकरण विधि होती है, जिसको हम मिटिगेशन मैकेनिज्म कहते हैं। तो वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। तो भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां हैं, जैसे नंबर 1 है कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को जो मानचित्र बनाकर इससे प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित कराना। जैसे यहाँ पर भूस्खलन होने की संभावना है, तो उनको क्या करना है, उनको मानचित्र बनाकर उन स्थानों को इंगित कराना चाहिए। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनने के लिए छोड़ा जा सकता है। जैसे यहाँ क्या है, रहने के लिए मना कर दिया लोगों को, ठीक है। और भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार, ये आप जो दीवार देख पा रहे होंगे, जिसको रिटेंशन वॉल कहा जाता है, ये प्रतिधारी दीवार है। यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रभावी तरीका है, ठीक है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। सॉरी, ये है प्रभावी तरीका, कौन सा, वनस्पति आवरण में वृद्धि। तो जो वेजिटेशन कवर है वो होना चाहिए। फिर है सतही अपवाह तथा झरने प्रभावों के साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। तो इस तरह से भूस्खलन को रोका जा सकता है। अब यहाँ हम फिर से आ जाते हैं कि मृदा का जो निम्नीकरण है और संरक्षण के उपाय, यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो इससे हम किस तरह से कर सकते हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संशोधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग है। वर्षा, दोहन और भूस्खलन और बाढ़ हैं। तो मृदा संरक्षण की कुछ प्रविधियां हैं, मतलब कुछ विधियां हैं जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है मल्चिंग, यानी कि मल्च बनाना। तो पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। और दूसरा है वैदिक फार्म, आप इसमें देख पा रहे हो वेदिका फार्म जो है। और तीसरा है समोच्च रेखीय जुताई। तो जुताई किस तरह से करनी चाहिए और ये जो फार्मिंग है वो किस तरह से बताया गया है। तो वेदिका फार्म जो होता है, यानी कि टेरेस फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, वो किस तरह से होती है। तो उसमें क्या होता है, चौड़े और समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। फिर है समोरेखीय जुताई, यानी कि काउंटर प्लोइंग। तो काउंटर प्लोइंग में क्या होता है, एक पहाड़ी ढाल पर समोरेखीय रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। मतलब जैसा कि मैं पिक्चर ही दिखा देती हूँ, उससे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे आप पिक्चर देख पा रहे हो कि ये यहाँ क्या किया, सीढ़ी नुमा खेती भी इसको कहते हैं, सीढ़ी जैसे बना दी। तो आप सीढ़ी से पानी डाल के देखना कि आपका पानी डालना और साथ में झाड़ू लगाना मत, पहले कचरा होना चाहिए सीढ़ी पे, फिर पानी डालना। और फिर देखना कि जो कचरा है उसको हम इसमें क्या मान लेते हैं, नेचुरल जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको मान लेते हैं, ठीक है। तो जब आप पानी डालेंगे तो पानी ऐसे बह के ऐसे बह के आएगा
तो कुछ खनिज पदार्थ हैं तो वो उस पार्ट में बच जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो टेरेस फार्मिंग है वो काफ़ी फायदेमंद होती है। लेकिन अब ये दूसरा है समुच्च रेखी जुताई, यानी कि जो काउंटर फ्लोइंग है वो क्या है कि आपकी ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ के कुछ पार्ट को तो आपने ऐसे जोत दिया, ठीक है, तो ऐसे जोत दिया आधे पार्ट को, ये लंबा आपका पहाड़ है, आधे पार्ट को आपने ऐसे जोत दिया और फिर यहाँ से जैसे बह के आ रहे हैं और फिर कुछ आधे पार्ट को आपने इस तरह से जोत दिया, तो यहाँ से खनिज पदार्थ बह के आए फिर यहाँ बच जाएंगे। मतलब इसमें क्या है कि दोनों तरीके से आपने जोत दिया, इस तरह से भी और इस तरह से भी। तो ये मृदा संरक्षण के कुछ उपाय हैं। फिर तीसरा है ये जो रक्षक मेखला, ये किस लिए बनाई जाती हैं? तो रक्षक मेखला जो है वो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की जो गति है उसको रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। मतलब हवा से भी तो मृदा अपरदन होता है, हवा में तो बह के जाती है मिट्टी, तो ये रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। मतलब जो ऊपर धूल मिट्टी होती है वो हवा से भी बह जाती है ना, तो इसलिए ये जो रक्षक मेखलाएं लगाई जाती हैं जिससे क्या होता है वो बहे मिट्टी उड़ के ना जाए, ठीक है। वो जो समुद्र की रोधिकाएं हैं, रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। तो जो अभी आपने पिक्चर में ऊपर देखा था कि ये जो थी तो यहाँ आगे खाई बनाई गई है, ठीक है, ताकि जल यहाँ पे इकट्ठा हो सके, ठीक है। फिर है ये क्रियाकलाप दिया गया है, इस तरह से आप करके देख सकते हैं कि जहाँ पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पेड़ों ने मिट्टी को पकड़ के रखा है, तो आपके जो खनिज पदार्थ हैं वो उतना नहीं जा रहे हैं पानी डालने पर, सीधा बारिश हो रही है तो। लेकिन देखिए इस मग से आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं फिर भी ज़्यादा खनिज पदार्थ बह के जा रहे हैं जिस ट्रे में पौधे नहीं लगे हैं। लेकिन जिस ट्रे में पौधे लगे हैं वहाँ उतना ज़्यादा खनिज पदार्थ नहीं जा रहे हैं, साफ पानी जा रहा है, ठीक है। अब है चट्टानवाद। पहले तो ये बॉक्स देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं। तो वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी और वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई। तो देखिए पानी की जो खपत है, जल की खपत है वो दुगनी हो गई, ठीक है। और दूसरा है कि क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। तो जिन लोगों के घर में नल टपकते हैं उनको नल ठीक करा लेना चाहिए, क्योंकि आप थोड़े से पैसों की वजह से कितना सारा पानी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी कहते हैं ना नल टपकना शुभ नहीं होता है, तो इसलिए नल को ठीक करा लेना चाहिए और जितना भी पानी वेस्ट हो रहा है उसको वेस्ट होने से आप बचा सकते हैं। अब आते हैं चट्टान बांध। तो जो चट्टान बांध होता है वो क्या होता है? यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतरों में उगाई जाती हैं। फिर है जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको बनाया जा सकता है, असीमित नहीं है, उनको परिवर्तन करके हम बना सकते हैं। तो ये जो जल है वो नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ही आता है। तो भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। आपने वो डार्विनवाद पढ़ा है, डार्विन की थ्योरी है, उनका कहना है सर्वाइवल द फिटेस्ट। तो उन्होंने सिद्धांत दिया था मनुष्य की उत्पत्ति का, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से मनुष्य सबसे पहले जल में उत्पत्ति हुई। या फिर इसको हम जैसे अब आपने हिंदू धर्म में 12 अवतार के बारे में सुना होगा,
तो उससे भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले भगवान ने जो अवतार लिया था वो कश्यप मत्स्य अवतार था, कश्यप रूप में अवतार था। तो उसके बाद उन्होंने फिर धरती पर, मतलब सबसे पहले भगवान ने भी अवतार जो लिया वो कहाँ पे लिया, जल में ही लिया। तो इसलिए कह सकते हैं कि मनुष्य का जो जीवन था वो सबसे पहले जल में ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद में फिर वो पृथ्वी पर रहने लगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि महासागरों में प्रारंभ हुआ था। यदि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। तो महासागरों का जल लवणीय है, यानी कि नमकीन है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में है। अंटार्कटिका, जो कि ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेश, अंटार्कटिका आप पूरा बर्फ से ढका हुआ है, वहाँ तो कोई रहता भी नहीं है। ज्यादातर देशों की सिर्फ क्या है, रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। और हम अंटार्कटिका में हमारे भारत के भी 2 रिसर्च सेंटर हैं, गंगोत्री और मैत्री, ठीक है। 2 रिसर्च सेंटर इंडिया के भी हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी आप याद रखना। अब है कि ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब उतना ही उपयुक्त है। तो यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। तो देखिए, जो पानी है वो किस किस रूप में पाया जाता है, जो कि पीने योग्य है। अब यहाँ एक क्रियाकलाप दिया गया है, आपको करना है कि आप अपने घर में कितना पानी एक दिन में खर्च करते हैं। तो ये देख लीजिए, इंटरेस्टेड हैं तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और दूसरा ये है कि क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में, सौराष्ट्र पता है किसको कहते हैं? सौराष्ट्र कहते हैं गुजरात को, ठीक है। सौराष्ट्र गुजरात का पुराना नाम है, ठीक है। पहले सौराष्ट्र कहा जाता था गुजरात को। तो 1.25 लाख जनसंख्या वाले अमरेली शहर के पास तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। यानी कि जो गुजरात है वहाँ पे अमरेली शहर है के पास तालुकों से लोग क्या करते हैं, पानी खरीदते हैं, ठीक है। अपने ही देश में भी क्या है, पानी खरीदा जाता है। और फिर भी कुछ क्षेत्रों के लोग हैं जो पानी को ऐसे ही बर्बाद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है पानी की वैल्यू। और बताओ जाओ तो समझना भी नहीं चाहते। आ तो रहा है इतना सारा पानी, कितना सारा पानी बर्बाद होता है। लेकिन यही लोग यदि अपने ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाएं कभी घूमने के लिए, तो उन्हें पता चले कि पानी की क्या वैल्यू है। लेकिन वही बात है ना कि जो एक ही जगह रहते हैं, वो कहावत भी है ना पुरानी, जाके फटे न पैर बीमारी, सो का जाने पीर पर आई। तो जिन लोगों पे गुजरी नहीं है वो उस चीज को समझ ही नहीं सकते। तो जो पानी ऐसे ही वेस्ट करते हैं, उन्होंने पानी की कमी कभी देखी नहीं है, इसलिए वो उस चीज को समझना भी नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन समझना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम अपने अनुभव से ही सब कुछ सीखें, हमें दूसरों के अनुभव से भी सीखने की आदत डालनी होगी, ठीक है। क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज यदि हम नहीं सोचते हैं तो कल फिर हम भी तो दोबारा जन्म लेंगे इस पृथ्वी पर, फिर हम ही परेशान होंगे। बच्चों तक तो शायद बचा भी रहे, ठीक है। हमारे लिए ही ज्यादा समस्या खड़ी होने वाली है। जैसे जैसे यदि हमने आज नहीं सिखाया बच्चों को, तो फिर वो बच्चे अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे। तो इस तरह से सिखाना चाहिए ताकि ये चीज प्रोसेस चलती रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। हर चीज को बचाने का सोच हमें बचाना है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, पेड़ पौधे हों, कुछ भी हो, ठीक है। तो जो अलवणीय जल पृथ्वी की सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है, यानी कि जो मीठा पानी है वो क्या है, सबसे मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह बाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों के चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। तो पृथ्वी पर आपको पता है 1/3 भाग पानी ही है और इससे ज्यादा मैं इसे
कम कर सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। और जो जल चक्र है हमने देखा था, महासागर है, महासागर से पानी क्या है, वाष्पीकृत होता है सूर्य की रोशनी से, और फिर उसके बादल बनते हैं। बादल पहाड़ों पे बर्फ जम जाती है, और फिर पहाड़ों से जब बर्फ पिघलती है तो फिर से वो पानी नदियों के रूप में आता है, और या फिर बारिश होती है। ठीक है, मतलब पानी आता है फिर से समुद्र में मिल जाता है। तो ये क्या है, वाटर साइकिल है, जल चक्र चलता ही रहता है। लेकिन पानी उतना ही है, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, लेकिन जो पीने वाला पानी है वो कम है, इसलिए हमें उसे बचाना है, तरीके से यूज करना है। और जो क्लाइमेट है वो बदल रहा है। समस्या ये है, हमें बचाना क्यों है, पानी उतना ही है और प्रोसेस नेचुरल जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है, जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, और मतलब ग्लेशियर पिघलने से क्या होगा, समुद्र तल बढ़ जाएगा, नमकीन पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो पीने के पानी की कमी पड़नी ही पड़नी है। उतना पानी वाष्पीकृत हो नहीं पाएगा, जितना ज्यादा पिघल जाएगा उतना जम नहीं पाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पानी पीने और धुलाई में करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। पानी हर जगह यूज होता है, आप खाने पीने बर्तन धोने, मतलब कहते हैं ना कि एक दिन सोचो पानी ना आए तो कैसा हो। और कृषि में बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन, मतलब हर चीज में, कागज बनाने में, आपको पता है कई लोग कागज को, पेपर को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। एक पेपर बनने में कितना पानी लगता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलावड़ी जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग है, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। तो यही वजह है कि रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। अब है, हमने मृदा पढ़ लिया, अब दूसरा थर्ड आता है जल उपलब्धता की समस्याएं। तो विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है, अधिकांशतः अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलावड़ी जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, अलावड़ी जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं, जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो आइलैंड भी है। ठीक है, अब जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तदर्थ इसका अति उपयोग और प्रदूषण इस उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है। मतलब नवीकरणीय संभव है, हम उसको अच्छा और बना सकते हैं, लेकिन फिर भी अति उपयोग, अति तो हर चीज की ही बेकार होती है, चाहे कुछ भी हो। और उसे प्रदूषित करके हम इसको बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो अशोधित या आंशिक रूप से शोषित बाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुओं और कीटकनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैविक निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्ण बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन्य और अन्य वनस्पति आवरण धरातल प्रवाह को मंद करता है और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण तृष्टि प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और बाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। बाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा
टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। तो एक बात मैं बताना चाहूंगी कि जैसे आजकल क्या है, अभी आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि जो ड्रोन है वो 100 ड्रोन कुछ समय पहले श्री मोदी जी ने कहा था कि किसानों को भेंट किए जाएंगे, किसानों को 100 जो ड्रोन है वो दिए जाएंगे। किस लिए दिए जाएंगे? उनकी कृषि के लिए दिए जाएंगे, कृषि में उपयोग के लिए। अब कृषि में ड्रोन का क्या उपयोग है? जो ड्रोन है वो कृषि में किस तरह से उपयोगी हो सकते हैं? तो देखिए, ये जो स्प्रिंकलिंग हो रही है पानी का, यहाँ एक्चुअली मैं दूसरी ड्रोन का उपयोग याद आ गया है तो बता दे रही हूँ कि ड्रोन के बारे में। एक तो ये कि चाइना से जो ड्रोन हैं वो बैन कर दिए गए हैं। किस तरह के ड्रोन? जो छोटे कह सकते हैं घरेलू काम में प्रयोग होते हैं, जो बड़े बड़े कामों में यूज होते हैं अपनी मिलिट्री वगैरह में, उनको बैन नहीं किया है, सिर्फ घरेलू कामों में यूज होते हैं। जैसे फार्मिंग हो गई, ठीक है, तो उनको बैन कर दिया है। ये अपने देश में ही बनाने के लिए, ताकि अपने देश में भी इनका निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब खेती में इनका उपयोग कैसे हो सकता है? जैसे पेस्टिसाइड वगैरह छिड़काव के लिए, कि जो ड्रोन है, ड्रोन से यदि छिड़काव होगा तो एक तो समान मात्रा में होगा। दूसरी बात, ये जो और भी कई सारे काम हैं ड्रोन के द्वारा, लेकिन दवाई ही छिड़क रहे हैं तो हाथ से छिड़कते हैं तो क्या होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा छिड़क जाता है, एक सीक्वेंस में नहीं हो पाता। लेकिन ड्रोन से क्या है, ठीक से छिड़काव हो पाएगा। तो इसलिए खेती में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन का उपयोग करने की बात कही गई है। अब यहाँ क्या बताया गया है कि क्या आप जानते हैं, आपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। तो इसीलिए आजकल क्या कर रहे हैं, वर्षा का जल जो है वो बचा रहे हैं। ठीक है, छत इस तरह से बनाई जा रही है कि उस जल को संरक्षित किया जा सके। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। तो स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, ये एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छात्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्व आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी, यह खूबसूरत स्कार्फ तो देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इन बच्चों के बारे में। ठीक है, अध्यापका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो ये जो क्या है, ये रेशम कीट है और ये शहतूत का पौधा है। रेशम कीट भी 2 तरह के होते हैं। रेशम के जो कपड़े होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक शहतूत के पेड़ से बनाए जाते हैं, शहतूती रेशम उसको बोलते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के केवल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। तो जैव मंडल हमने 6th क्लास में पढ़ लिया था, मेरे डोमेन थे उसमें ही। तो सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर संबंधित हैं और निर्भर रहती हैं। तो इस जीवन आधारित तंत्र को परतंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, ये हम वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, इसीलिए शायद इस चैप्टर में डाला है। प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं और हमें फल, लेटेक्स, टारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपको अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं जो कि आपने देखा हो। ठीक है, अब ये बलचर के बारे में है। तो क्या आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक
यानी और एस्प्रिन अथवा इब्रूफेन जैसे पीड़नाशी से किया जाता था, उनके उपमार्जन यानी कि मरने के उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। तो पशुओं पर ये गिद्ध को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं उनको खाता है। लेकिन जब क्या हुआ कि जो जीव जंतु मरे हुए थे उनका पहले ट्रीटमेंट हुआ होगा, और उनके ट्रीटमेंट में जो डिक्लोफिनेक है और एस्प्रिन है और इब्रूफेन, ये जो 3 दवाइयाँ हैं, ये तीनों क्या है? कीड़ानाशक हैं, यानी कि पेन किलर हैं। तो उन जानवरों ने ये दवाइयाँ खाई तो उनकी बॉडी में इनका असर होगा। फिर जब वो जानवर मरे तो फिर गिद्ध ने क्या किया? उन जानवरों को खाया, जिस वजह से क्या हुआ? उसकी किडनी खराब हो गई। किसकी? गिद्ध की। क्यों? क्योंकि ये दवाएं उसके लिए नुकसानदायक थी। उसको जरूरत नहीं थी इन दवाई की, फिर भी उनके वो उसके शरीर में पहुंच गई, जिससे उसकी किडनी खराब हुई और इससे क्या हुआ? ये गिद्ध मरने लगे। ठीक है। तो पशुओं पर इन औषधियों को उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई पशुओं को ये औषधियाँ ना दी जाएं, क्योंकि जिन पशुओं को उनकी जरूरत है उनको दी जाती है, लेकिन गिद्ध जो है उसको तो पता नहीं है कि इस पशु ने वो औषधि खाई है कि नहीं खाई है। तो वो क्या करता है? जब उनको खाता है तो उससे उसकी किडनी खराब हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए ये जो गिद्ध हैं वो भी खत्म हो रहे हैं इसी वजह से। तो आज से स्थान पर गिद्ध के प्रजनन को प्रयास किए जा रहे हैं। गिद्ध या शेर है, कई सारे जानवर हैं जिन्हें हम क्या कर रहे हैं? अब बचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो प्रकृति में बैलेंस बना रहे, इसीलिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब ये ब्रह्म कमल है, जो लुप्त प्राय प्राणी हो चाहे वो वनस्पति हो, तो उनका संरक्षण यदि हमने समय रहते नहीं किया तो लुप्त हो गई, एक बार खत्म हो गई तो फिर समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर उनके फायदे से भी हम वंचित रह जाएंगे। ये जो ब्रह्म कमल है यह एक औषधीय बूटी है। और ये क्यों बता रहे हैं इन सब के बारे में? क्योंकि ये लुप्त प्राय प्राणियों में, लुप्त प्राय वनस्पति में आती है। ये किंगफिशर है। और फिर घास स्थल एवं वन, तो वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागकणों में मदद करती है और परतंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में। तो देखिए प्रकृति का संतुलन कैसे रहता है। ये अपघटक है, क्या है? मतलब घास खाने वाले जानवर हैं, कुछ मांस खाने वाले जानवर हैं। तो जो घास खाने वाले जानवर हैं, मैं सीधी सीधी भाषा में समझाऊं, ज्यादा आपको ये न लगे कि हम पढ़ भी रहे हैं और पढ़ाई भी हो जाए। ठीक है। तो प्रकृति का संतुलन कैसे चलता है? जैसे सबसे नीचे हमने क्या रखा? घास को। ठीक है। फिर उसके बाद घास खाने वाले जानवर हैं, जैसे हिरन वगैरह हैं, गाय भैंस है, हिरन वगैरह मान लीजिए जंगल में रहने वाले बात करते हैं, ये तो पालतू हैं भैंस वगैरह, उनको छोड़ते हैं। हिरन वगैरह हैं, ये फर्स्ट में आ गई, सेकंड में आ गई, और थर्ड में कौन आता है? शेर वगैरह आते हैं। शेर तो सबसे ऊपर आता है, उससे पहले चीता वगैरह आते हैं। तो ये घास खाते हैं फर्स्ट वाले, चीता वगैरह इनको खाते हैं, फिर चीता को भी शेर खा जाता है। तो इस तरह से क्या होता है? प्रकृति में एक तरह से संतुलन बना रहता है। तो संतुलन बना रहे इसलिए क्या करते हैं? हम सभी का संरक्षण करते हैं, चाहे वो जानवर हों, जीव जंतु हों। हमें भले वो हानिकारक लगते हैं लेकिन वो हानिकारक नहीं होते हैं। प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी हमारे लिए फायदेमंद हैं। सांप भी, हमें उससे डर लगता है, ये तो जहरीला है, लेकिन वो भी हमारी प्रकृति से जो जहरीली गैस है, वायु है, उसका शोषण करता है, उसको अवशोषित करता है। तो ये हमारे लिए भी काफी फायदेमंद होता है। तो वो भी एक तरह से हमारे लिए जरूरी है, उनका भी संरक्षण किया जा रहा है। फिर है कि प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण है, तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। तो
अब ये है वन में अजगर। तो भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इसी प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास होती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। और कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में बांस और लाइकेन सम्मिलित है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। तो ये बच्चों ने बैनर बनाए हैं वनों की कटाई को रोकने के लिए, बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार की वर्षा प्रचुर वनों में क्षति। तो जो ग्रेट निकोबार था वो सुनामी के कारण क्या हुआ था, डूब गया था। तो इसलिए यहाँ के वनों का नष्ट हो गए, वन नष्ट हो गए। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। तो वन हमारी संपदा है, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही प्रतंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं की प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल कहते हैं जंगल में जो आग लगती है उसको, फॉरेस्ट फायर, और भूस्खलन से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ मतलब शिकार पर ही इसलिए क्या है रोक लगा दी गई है, क्योंकि इससे क्या है प्रजातियों की जो संख्या है वो तेजी से कमी आ रही है, कमी में। अब ये ब्लैक बक की सुरक्षा की आवश्यकता। तो आपको याद होगा सलमान खान, जब भी आप इसको देखते ना, सलमान खान पे केस चल रहा है ना, वो इसी को मारने पर चल रहा है, ठीक है, अभी तक चल रहा है। वो जब भी आपको जेल जाते देखते हैं, सुनवाई के लिए जाते देखते हैं कोर्ट में, तो इसी हिरण को क्या है उन्होंने शिकार किया था, काला हिरण जिसे हम कहते हैं, ब्लैक बक। तो इसकी सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि कई लोग हैं सलमान खान जैसे जो अपने शौक के लिए कहेंगे जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। तो तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियां, झीलों और आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड जिन्हें हम कहते हैं, रामसर साइट जो है अब तक 47 हो चुके हैं, 2 स्थल नए जुड़े हैं। ये जो वेटलैंड है वो भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। तो इनका जो संरक्षण है वो मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। देखिए न्यूज़पेपर में आप रोज देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो प्राकृतिक संपत्ति है वो नष्ट हो रही है। तो समाचारों को पढ़िए और जांच कीजिए कि अग्नि कैसे प्रारंभ हुई और क्या इसे बचा जा सकता है। और अधिक जानिए कि दावानल जंगल की जो आग होती है प्राणी जात और वनस्पति जात के संपूर्ण क्षेत्र के लिए खतरा है। दावानल मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होता है। तो क्या कारण है 3? वो है त्वरित झांझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, दूसरा है लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण अग्नि का लगना, और तीसरा है स्थानिक लोग, उद्यमी एवं शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि का लगाना। ठीक है। और नियंत्रण का उपाय क्या है कि शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना, और परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि, चौकसी तथा संरक्षण जल के समन्वित जल द्वारा अग्नि लगने की शीघ्र पता लगाना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं,
ये वनों में आग के बारे में ज़्यादातर दिए गए हैं न्यूज़पेपर में, क्यों लगती है, इसके क्या कारण है और इसको किस तरह से रोका जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो राष्ट्रीय उद्यान है। तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र जो है उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ बताया गया है यहाँ पे। तो जो नेशनल क्या कहेंगे इसको, पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या होता है, तो ये होता है नेचुरल एरिया डिजाइनेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकली इंटीग्रिटी of one or more ecosystem for the present and the future generation। ठीक है, तो यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उतल पुतल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिनसे प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। तो ये चीतलों का झुंड है और ये हाथियों का। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में है और असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, अब है जैव मंडल। जैव मंडल निचय क्या होता है, यानी कि बायोस्फेरिक रिजर्व जो होते हैं, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो CITES यानी द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियों और पौधों की 28,000 जातियां लक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो ऐसे कुछ उदाहरण हैं। तो ये जो कन्वेंशन है इसके थ्रू क्या है, इसके थ्रू जो व्यापार होगा उससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो प्रजाति हमारे देश में खत्म हो चुकी है, मान लीजिए शेर हैं तो वो हमारे देश में खत्म हो चुके हैं, एक भी नहीं बचा है। तो जहाँ भी अफ्रीका में कहीं भी किसी भी अदर कंट्री में बचा हुआ है तो वहाँ से हम उनको लेके आएंगे, फिर अपने देश में क्या है उनको ब्रीड कराएंगे और जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे शेरों की। तो इस तरह का जो व्यापार है, इसलिए यहाँ इस जो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है, तो इनके सरकार के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है। ठीक है, और जिससे वन जीवन जो है जीव जंतु में उनको खतरा नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य क्या है, उसका संरक्षण करना है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर तो खत्म हो चुका है। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, तो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फटाफट से। कि मृदा के निर्माण के लिए उत्तरदायी तो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं। तो ये जो है मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैलों का स्वरूप और जलवायु कारक है। तो ये जो मुख्य कारक हैं, एक तो जनक शैलें हैं, जनक शैलों का स्वरूप, और दूसरा जलवायु कारक है। ठीक है, फिर है कि भूमि निम्नीकरण के 2 कारण लिखिए।
तो भूमि निम्नीकरण के 2 कारण। फिर है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको चैप्टर कितना समझ आया, कितना याद रहा। और फिर हम मतलब मैं तो इसका आंसर बताऊंगी ही अभी, लेकिन आप भी एक तरह से कमेंट कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद रहे। कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो ऑप्शन दिए हैं, कई सारी चीजें तो हमें वैसे ही पता है, जैसे बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, तो इसे अनुकूल है। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये भी है। फिर है कि खरीदार के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना, तो ये नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा था, इसलिए जो नहीं है वही सही है। तो करेक्ट आंसर यही है। अब यहाँ हमें मैचिंग करनी है कि जो भूमि का उपयोग है वो क्या है, और ह्यूमस क्या है, चट्टान बांध क्या है, जैव मंडल क्या है, और क्या क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एक बार ऊपर चल के रिवाइज कर लेंगे। कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसका तो भारत का जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो अत्यधिक आबाद का मतलब है बसा हुआ, तो ये एकदम करेक्ट है, तो इसको ट्रू लगा देंगे। फिर है कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, तो ये भी एकदम ट्रू है। फिर है कि तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं, तो ये भी सही है। नहीं, उसको सही नहीं है, गलत है। क्या है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए, हाँ सही है, सही है, बीज की फसल ही कहते हैं। और मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परतंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं, तो ये मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन, तो देखिए करेक्ट है कि सही है। फिर है क्रियाकलाप कि भूमि उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कुछ कारणों की चर्चा कीजिए। तो पिछले कुछ वर्षों में आपके स्थान पर भूमि उपयोग प्रतिरूप में कोई परिवर्तन हुआ है। आपने माता पिता और बड़े लोगों से पता कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर एक साक्षात्कार ले सकते हैं। जैसे जब आपके दादा दादी 30 वर्ष की आयु में थे तो उस समय ग्रामीण पशु और मुर्गी पालन उद्योग की संख्या कितनी थी। तो ये सारी चीजें जब आपके माता पिता 30 वर्ष के थे तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है। आप मतलब ये 3 पीढ़ियों का हो गया एक तरह से रिसर्च टाइप का। क्या सामान्य क्षेत्र और खुले क्षेत्र विलुप्त हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें कुछ आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ अपने पापा से, कुछ दादा से, दादी से, जो भी आंसर देने में आपको कंफर्टेबल फील कराए उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने जो तालिका पूरी की है उसके आधार पर भूमि उपयोग प्रतिरूप का एक चित्र बनाइए जिन्हें आप 20 वर्ष बाद अपने पड़ोस में देखने की कल्पना करते हैं। तो एक्चुअली पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है, सिर्फ किताबें पढ़ लेना बस नहीं, पढ़ने के बाद उसे हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड भी करना होता है। जैसे हम आज कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, कुछ एक्टिविटी भी करनी है। ठीक है, एक्टिविटी करके तभी हम अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि भूमि निम्नीकरण यानी मृदा निम्नीकरण के 2 उपाय बताने थे, 2 कारण बताने थे तो मृदा निम्नीकरण हो सकता है किससे। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं। वनोन्मूलन है, अतिचारण है और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग है। ये कई सारे कारण लिखे हुए हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही लिखने थे। ठीक है, मृदा निम्नीकरण के। और फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि भूमि ही है जिसपे हम रहते हैं, जिसपे उगा के हम खाते हैं, और हर तरह से देखा जाए तो भूमि ही है जो हमें इस पृथ्वी पर सर्वाइव करने के लिए सभी चीजें उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण संसाधन है।
और जो 2 सोपानों के नाम अब है, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो पक्षी विहार और पशु विहार जैसे हम कह सकते हैं। फिर है जल संरक्षण के 3 तरीके। तो जल संरक्षण के 3 तरीके क्या क्या हैं? तो देखिए, पहला तो है कि जो प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पहले बड़े स्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा है वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं, तो भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। ठीक है, जल संग्रहण यानी वाटर कलेक्शन। फिर है जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। तो ये 3 तरीके हो गए जो कि जल संरक्षण के लिए बताए गए हैं। अब हमारे आ जाते हैं सही उत्तर को चिन्हित करने के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो समय लगता है मृदा के निर्माण में और जैव पदार्थ भी हैं, लेकिन मृदा का जो गठन है वो मृदा निर्माण का कारक नहीं है। ठीक है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो तीव्र ढालों पर क्या किया जाता है? वेदिका कृषि की जाती है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो ये हम देख चुके हैं, इसका गा था। ठीक, अब मैचिंग कर लेते हैं। तो भूमि उपयोग है भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। ह्यूमस क्या है? ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। चट्टानवाद क्या है? चट्टानवाद होता है मृदा अपरदन को रोकने के लिए। और जैव मंडल है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक सकरा क्षेत्र है जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का गंगा, ये ट्रू फॉल्स थे। हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, तो एकदम करेक्ट है, यानी कि ये ट्रू है। ठीक है। फिर सत्य है। फिर है कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, तो ये भी सत्य है। तटीय क्षेत्र में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल का उगाना कहते हैं, ये भी सत्य है। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को सुव्यवस्थित रख सकते हैं, तो ये मानवीय हस्तक्षेप, तो मानवीय हस्तक्षेप हाँ यदि पॉजिटिवली किया जाए तो, लेकिन ये इसमें गलत है क्योंकि पॉजिटिवली होता नहीं है, तो ये फॉल्स है। फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। तो अब चलिए आप बताना जरूर कि इस तरह ये चैप्टर आपको कैसा लगा। मैंने कोशिश की है, काफ़ी मेहनत भी की है इसको बनाने के लिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको लगता है कि कुछ कमेंट करनी चाहिए, कुछ सुझाव देने चाहिए, तो उसका स्वागत है और मैं चाहूँगी कि आप दें तो मुझे अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।